आज हम भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक नीट को क्रैक करने की रणनीति पर एक कह सकते हैं गहरी चर्चा करने वाले हैं। और हमारी जो जानकारी है वो डॉक्टर एहसान के एक यूट्यूब वीडियो से है। वो लखनऊ से एमबीबीएस है, तो मतलब वो जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। और आज हमारा मिशन उनकी सलाह के सबसे जरूरी हिस्सों को समझना है, खास तौर पर वो गलतियां जो ज्यादातर छात्र अपनी तैयारी के बिल्कुल शुरू में करते हैं। और उनका नजरिया बड़ा दिलचस्प है। वो ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि वो इस बात से शुरू करते हैं कि क्या नहीं करना है। तो ठीक है, चलिए इस सोच को परत दर परत खोलते हैं। और ये जो तरीका है ना, ये अपने आप में बड़ा दमदार है। तैयारी की शुरुआत में ही क्या नहीं करना है पर ध्यान देना, ये एक तरह से पहले से ही बचाव करना है। ये उन गड्ढों को भरने जैसा है जिनमें लाखों छात्र हर साल गिरते हैं। मतलब सफलता की दौड़ शुरू करने से पहले ये असफलता की संभावनाओं को खत्म करने की एक स्ट्रैटेजी है। और देखिए, स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है, एक गलती स्टेप और आपकी रैंक लाखों में। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये इस परीक्षा की हकीकत है। यहाँ हर एक सीट के लिए 100 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, आपको उन गलतियों से भी बचना होगा जो बाकियों को रेस से बाहर कर देती हैं। बिल्कुल। तो चलिए उस पहले जाल की बात करते हैं जिसमें लगभग हर कोई फंसता है। डॉक्टर एहसान कहते हैं कि सबसे पहली और सबसे आम गलती है बिना किसी प्लान या टाइम टेबल के पढ़ना। और उनका कहना है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जहाँ सिलेबस पूरा करना ही काफी हो, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मुझे उनका वो कहने का तरीका बहुत सही लगा। किताब खोली, पढ़ लिया, क्या पढ़ा है पता नहीं, कौन सा चैप्टर पढ़ा है पता नहीं। ये मेहनत तो है, पर बिना दिशा की मेहनत। बिल्कुल। और देखिए होता क्या है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है। जब कोई छात्र बिना प्लान के किताब खोलकर बैठता है तो उसे एक झूठी तसल्ली मिलती है कि मैं पढ़ रहा हूँ। घंटे बीत जाते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं और लगता है कि बहुत काम हो रहा है। लेकिन असल में ये प्रोडक्टिव होना नहीं, सिर्फ बिजी होना है। एक प्लान आपको इस धोखे से बचाता है। वो आपको बताता है कि आपको कहाँ पहुंचना है और आप अभी कहाँ हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, जब हम प्लान या टाइम टेबल की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक चार्ट आता है जिसमें घंटे लिखे होते हैं ना, जैसे 9 से 11 केमिस्ट्री, 11 से बायोलॉजी। क्या डॉक्टर एहसान का मतलब सिर्फ इसी से है, या एक अच्छे प्लान का मतलब कुछ और है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक खराब प्लान बिना प्लान के रहने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक अच्छा प्लान सिर्फ घंटों का हिसाब नहीं रखता, वो स्मार्ट होता है। वो समझता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो दिमाग लगता है और बायोलॉजी के चैप्टर को याद करने में जो दिमाग लगता है, दोनों अलग हैं। तो एक अच्छा प्लान इन विषयों को बैलेंस करता है। वो शायद सुबह का ताजा समय मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के लिए रखता है और दोपहर का समय रिवीजन के लिए। और सबसे जरूरी बात, एक अच्छा प्लान रिवीजन को एक काम की तरह देखता है, ना कि कुछ ऐसा जो अगर समय मिला तो कर लेंगे। वो हर हफ्ते, हर महीने रिवीजन के लिए डेडिकेटेड स्लॉट रखता है। बिना रिवीजन के आप आगे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे का सब कुछ भूलते जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक छात्र ने एक स्मार्ट प्लान बना लिया है, विषयों को बैलेंस कर लिया, रिवीजन का समय भी तय कर लिया है। अब अगला कदम आता है किताबें चुनना। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ी गलती होती है। मैं बात कर रही हूँ एनसीईआरटी की किताबों को नजरअंदाज करने की। स्रोत में एक बयान है जो किसी सुझाव जैसा नहीं, बल्कि एक पत्थर की लकीर जैसा लगता है। बिना एनसीईआरटी के आज तक कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचा है। ये बहुत मजबूत दावा है। ये एनसीईआरटी को तैयारी के एकदम सेंटर में रख देता है। बिल्कुल। और ऐसा कहने की एक बहुत ठोस वजह है। एनसीईआरटी वो नींव है जिस पर नीट की पूरी इमारत खड़ी होती है। आप मान के चलिए कि नीट का लगभग 85-90% पेपर सीधे सीधे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और यहाँ तक कि लाइनों के बीच से बनाया जाता है। ये वो ऑफिशियल सिलेबस है जिसे परीक्षा बनाने वाले फॉलो करते हैं। लाखों छात्र इसे नजरअंदाज क्यों करते हैं? अगर ये इतना ही जरूरी है तो कोचिंग सेंटर्स और इतनी सारी मोटी मोटी रेफरेंस किताबें बाजार में हैं ही क्यों? क्या वे सिर्फ छात्रों को गुमराह कर रही हैं? देखिए, इसके पीछे का कारण अज्ञानता नहीं है, बल्कि अक्सर अहंकार और साथियों का दबाव होता है। एक धारणा बनी हुई है कि अगर आप बड़ी, महंगी और मुश्किल दिखने वाली किताबें पढ़ रहे हैं तो आप एक सीरियस छात्र हैं। एनसीईआरटी तो बच्चों के लिए है। ये सोच एक बहुत बड़ा जाल है। छात्र मुश्किल काम करने की शक्ल को असरदार काम से कंफ्यूज कर लेते हैं। असली अनुशासन और मेहनत तो साधारण दिखने वाली एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझने में, उसके हर एक डायग्राम को डिकोड करने में और उसके हर एक सवाल को हल करने में है। ये दिखने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल। और रेफरेंस बुक्स का क्या? रही बात रेफरेंस बुक्स की,
तो उनका भी एक रोल है, लेकिन वो एनसीईआरटी के बाद आता है, उसकी जगह नहीं। खासतौर पर फिजिक्स जैसे विषय में जहां आपको ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, वहां आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के बाद किसी अच्छी प्रैक्टिस बुक का सहारा ले सकते हैं। खतरा किसी और किताब को इस्तेमाल करने में नहीं है, खतरा एनसीईआरटी को छोड़कर उसे इस्तेमाल करने में है। ये वैसा ही है जैसे संविधान को पढ़े बिना कानून की व्याख्या करने वाली किताबें पढ़ना। और नतीजा, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, आप मुकाबले से सीधे बाहर हो जाते हैं। ये बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है। तो एक छात्र ने प्लान बना लिया और एनसीईआरटी को ही अपनी मुख्य किताब बना लिया। अब तो वो सुरक्षित है ना? ऐसा लगता है कि अब रास्ता साफ है। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन यहीं पर तीसरा और शायद सबसे छुपा हुआ जाल सामने आता है। ये वो गलती है जो बहुत होशियार और मेहनती छात्र भी करते हैं। स्रोत इसे कहता है, थ्योरी तो सारी पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं लगाया। ज्ञान होना और उस ज्ञान को दबाव में समय सीमा के अंदर इस्तेमाल कर पाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो उस इंसान की तरह हुआ जिसने तैरने पर 100 किताबें पढ़ ली, लेकिन कभी पानी में उतरा ही नहीं। एग्जैक्टली, यही बात है। थ्योरी पढ़ना आपको बताता है कि क्या करना है, लेकिन सवाल हल करना आपको सिखाता है कि कैसे करना है। नीट का पेपर सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, वो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपके प्रेशर झेलने की क्षमता और पैटर्न पहचानने की काबिलियत का भी टेस्ट है। और ये सारे स्किल्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं। जब आप एक सवाल हल करते हैं तो आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहे होते, आप सीख रहे होते हैं कि परीक्षक एक ही कॉन्सेप्ट को कितने अलग अलग तरीकों से घुमाकर पूछ सकता है। तो जब हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या बस किसी भी किताब से हजारों सवाल हल कर लेना काफी है, या प्रैक्टिस करने का भी कोई सही तरीका है? ये बहुत जरूरी सवाल है। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ अंधेरे में तीर चलाना नहीं है, इसकी भी एक स्ट्रैटेजी है। इसे आप 3 लेवल में बांट सकते हैं। पहला लेवल है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। आपने एक चैप्टर पढ़ा और फिर उसी के सवाल लगाए, इससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। ठीक है। दूसरा लेवल है पिछले सालों के पेपर यानी पीवाईक्यूज। ये आपको बताते हैं कि असल परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस तरह के सवाल आते हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज है। ये एक तरह से एग्जाम का एक्सरे है। और तीसरा सबसे जरूरी लेवल है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये आपको 3 घंटे बैठकर उसी प्रेशर और माहौल में परीक्षा देने की आदत डालते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो स्रोत सीधे तौर पर नहीं कहता, पर जिसका इशारा साफ है, वो ये है कि सवाल हल करने से ज्यादा जरूरी है अपनी गलतियों का विश्लेषण करना। हर गलत सवाल एक सबक है। एक मिस्टेक नोटबुक बनाना बेहद जरूरी है। क्या सवाल कॉन्सेप्ट की कमी से गलत हुआ, या सवाल पढ़ने में जल्दबाजी की, या फिर वो एक सिली मिस्टेक थी? बिना इस विश्लेषण के 10,000 सवाल हल करना भी सिर्फ समय की बर्बादी हो सकता है। आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे। तो इस पूरी बातचीत का क्या मतलब निकलता है? डॉक्टर एहसान की बताई ये 3 गलतियां, बिना प्लान के पढ़ना, एनसीईआरटी को नजरअंदाज करना और प्रैक्टिस की कमी, ये सिर्फ 3 अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ने और रिवाइज करने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं और सवाल हल नहीं करते, तो आपको एक झूठा आत्मविश्वास आ जाएगा जो पहले ही मॉक टेस्ट में टूट जाएगा। तो ये 3 गलतियां एक सिस्टम बनाती हैं जो असफलता की गारंटी देता है। इनसे बचकर एक उम्मीदवार खुद को उन लाखों लोगों की भीड़ से अलग कर लेता है जो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, स्मार्ट तरीके से नहीं। ये तैयारी का पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है। ये कहा, इस सलाह की खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये कोई जटिल तकनीक या शॉर्टकट के बारे में नहीं है, बल्कि तैयारी के अनुशासन और बुनियादी सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बारे में है। ये याद दिलाता है कि इस तरह की बड़ी परीक्षाओं में जीत अक्सर कुछ असाधारण करने से नहीं, बल्कि आम गलतियों से बचने से मिलती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्रोत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि लाखों में रैंक से बचने के लिए, यानी असफल होने से बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। अगर इन 3 गलतियों से बचना आपको रेस में बनाए रखने के लिए सिर्फ बेसलाइन है, तो फिर एक अच्छी रैंक और एक असाधारण टॉप 100 रैंक के बीच क्या अंतर पैदा करता है? इन बुनियादी गलतियों से बचने के बाद वो अगला कदम क्या है जो एक छात्र को औसत से ऊपर ले जाता है?